नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आई थिंक आई एम लाइव नाउ। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज से हम यहाँ पर आईपी मैट की बैच जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। खास करके अगर मैं बात करूँ रोहतक और जिप मैट के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है नागेश और अभी तक मुझे आप जान चुके होंगे। यूट्यूब पे काफी क्लासेस मेरी जो है अभी तक चल रही है और आपने उसमें से कुछ बच्चों ने देखा भी होगा। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है और मैं आपको कुछ रियलिटी बताने वाला हूं अबाउट आईपी मैट एग्जामिनेशन। सबसे पहली चीज अगर मैं स्टार्ट करूं मेरे बारे में, तो मेरा नाम है नागेश प्रदीप ढगे और पिछले 5 to 6 ईयर से कैट, आईपी मैट, बैंकिंग, एसएससी, इन सारे एग्जाम्स को जो है वो मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। तो मेरा तो बैंकिंग और कैट में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। खास करके अगर मैं कॉलेज के बारे में बात करूँ, एमबीए कॉलेजेस, वहां पर भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं। अब बात ये करते हैं कि क्या आप हमारे साथ पढ़ाई करके आईएम जाओगे या नहीं जाओगे। ये सबसे पहला सवाल आपसे मुझे पूछना है। देखो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है आपको मैं कहना चाहता हूँ। ये जर्नी जो है ना, ये जर्नी की जो सीट्स है बहुत कम है। पहले तो आपको अगर मैं टॉप 20 स्कूल की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आईएम इंदौर और शिलोंग बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस है। बाकी भी अच्छे हैं, बट आज से 2-3 साल के बाद वो और बढ़िया करेंगे। तो आज अगर मैं डेट की बात करूं, आज से 2-3 साल की अगर मैं बात करूं, तो आईएम इंदौर और शिलोंग आपका हमेशा टारगेट पे होना चाहिए। तो आईएम इंदौर और शिलोंग की लगभग लगभग दोनों मिला के 200 या 210 के आसपास सीट्स है। 150 सीट्स शायद आईएम इंदौर की है, राइट। आईएम इंदौर की जो सीट्स है वो है टोटल यहाँ पर आपको मिलेंगी 150। ठीक है। उसके अलावा आईएम शिलोंग की जो सीट्स है टोटल आईपीएम प्रोग्राम की, वो है आपकी 60 सीट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम इस टॉपिक पे खास करके स्टार्ट करते हैं अभी। वो है कि सर हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो लोग जे डबल ई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट यहाँ पर होंगे जो कि जे डबल ई के अलावा कोई महाराष्ट्र सीईटी दे रहा है या कोई और एग्जामिनेशन दे रहा है, अगर मैं साइंस फील्ड की बात करूँ तो। और मोस्ट ऑफ द बच्चे सीए फाउंडेशन भी पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं। ये जो रास्ता है वो आपको एक क्लियर कट विजन देगा। अगर आपने एक ही बार में ये सोचा कि मुझे जाना तो आईपीएम ही है, मुझे करना तो एमबीए ही है, मुझे करना तो लाइफ में एमबीए है और मुझे जॉब करनी है कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर, ये आपने अगर एक बार ठान लिया ना, इससे क्या होता है पता है, लाइफ में क्लैरिटी बहुत जल्दी मिल जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक स्टूडेंट था मेरा, उसने 12 के बाद ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के बाद उसने बहुत सारी चीजें ट्राई करे। कभी उसने एसएससी पढ़ा, कभी उसने बैंक पढ़ा। हर चीज में आके कहता था कि सर मुझे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये करना है, वो करना है। 2-3 साल उसने बहुत वेस्ट किए। तो अगर आपने एक बार ये सोचा है कि मुझे आईपीएम प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, मैं अगर मैं 5 साल को छोड़कर पहले 3 साल की अगर मैं बात करूं, तो आपका बीबीए एक अच्छे कॉलेज से होने वाला है। अगर आप इन तीनों एग्जाम्स, आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक और जिप मैट, अगर इन तीनों को टारगेट करते हो, अगर इन तीनों में से जो 7 आईएम्स है जो आपको एडमिशन देते हैं, उसमें से मेन तो इंदौर है, उसे नेक्स्ट शिलोंग है, रांची है, और भी कॉलेजेस है, रोहतक है, सारी चीजें। तो यहाँ जाने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। अभी होता क्या है ना, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है इसको लेकर कि क्या सच में मेरे इतना इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं होगा, क्या मैं सच में इसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ नहीं हूँ। ये सब बहुत सारे सवाल आने ऑब्वियसली बात है कि आप एक 17-18 साल के भी बच्चे नहीं हो, 16-17 साल के आप बच्चे हो, और आपके दिमाग में चीजें आना मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही भी है। आपके पेरेंट्स भी सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा तो बोलता है वो करना है, वो ये करना है, उसको यहाँ जाना है, उसको कहता है कि 20 लाख फीस है, 30 लाख फीस है। तो उनको भी यही लगता होगा कि पहले देखते हैं, कर लेगा, अगर करने के बाद हाथ में एडमिशन आता है तब हम पैसों के बारे में सोचेंगे। या तो आपके मॉम डैड आपको ऐसे भी कहते होंगे कि बेटा आप पहले
पहले आप ये सोचो कि क्या आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो क्या? अगर एग्ज़ाम निकालोगे उसके बाद हम देख लेंगे कैसे आपका पैसों का मैनेज करना है। सो दे ऑलवेज़ सेट टू एवरीवन जो अपने पेरेंट्स होते हैं यही चीज़ कहते हैं कि डोंट वरी अबाउट मनी। आप पैसे के बारे में चिंता मत करो, हम आपको डेफ़िनेटली जब-जब ज़रूरत पड़ी उस समय आपको जो है वो ज़रूरत के टाइम पे आपके साथ खड़े होते हैं। तो पहला सवाल तो ये दिमाग से निकाल ही दो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है उतना, क्या वो सही है, नहीं है, इसको हटा दो। पहली चीज़ इस जर्नी को एन्जॉय करो। ये जो जर्नी होने वाली है एग्ज़ाम की, ये जो कॉम्पिटिशन आप देने वाले हो, अभी मुझे ये नहीं कहना है कि जेईई सही नहीं है या आपको 3 साल के बाद कैट दे के दोबारा आईआईएम जाना है, वो सही नहीं है, ये रास्ता वो सही नहीं है। मैं उस टाइप का मुझे पर्सनल थिंकिंग ऐसी अच्छी लगती नहीं है कि किसी चीज़ को अच्छा बताने के लिए कोई चीज़ बुरी है करके कभी नहीं बताना। अगर मुझे किसी कंपैरिज़न करना है किसी के साथ यू कैन कंपेयर बट ये उस कंपैरिज़न में कभी नहीं आना चाहिए, वो खराब ही है, वो ऐसा ही। हर एक की अपनी-अपनी अलग-अलग वैल्यू होती है। बट आपकी अगर मैं आईपीएम प्रोग्राम की बात करूँ तो आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आप जेईई देते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक जेईई के साथ आपने प्रिपेयर किया, कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली बात है टफ होता है। आपको मान लो एक टियर 3 कॉलेज मिल गया। मतलब 100% देने के बाद, उतना मेहनत करने के बाद आपको एक टियर 3 कॉलेज मिल जाता है। अब इस टियर 3 कॉलेज से ना बहुत सारा स्ट्रगल आपके साथ आ जाता है। जैसे कि सबसे मेन चीज़ तो आपको 4 साल जो है, वो बहुत ही रिगरस पढ़ाई करनी पड़ेगी। रिगरस पढ़ाई मतलब क्या है, होता क्या है कि अगर मैकेनिकल में हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो या कंप्यूटर साइंस है आपका या उसके अलावा कोई भी आप फील्ड ले लो, उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक है, सिविल है, इन सब में 4 साल की मेहनत तो बहुत है। 4 साल मेहनत करने के बाद भी आपका जो आगे का फ्यूचर है, आपको जॉब लगेगी, नहीं लगेगी, इसका नहीं पता होता है क्योंकि आपने यहाँ पे कॉलेज जो है उतना टॉप का नहीं चूज़ किया होता है। अगर मैं वही एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि आप जो मेहनत इस जेईई को थ्रू आप इस टियर 3 कॉलेज के अंदर जाने के लिए लगाए थे, वही उतनी ही मेहनत अगर आप यहाँ लगाते हो इन तीनों एग्ज़ाम में, आईआईपी मैट इंदौर, उसके साथ आईआईपी मैट रोहतक और उसके अलावा जिपमेट। इस एग्ज़ामिनेशन में अगर आप उतनी ही मेहनत करते हो, तो आपके पास जो चांसेस है ना, वो बढ़ जाता है। ऑब्वियसली बात है, थोड़े सीट्स कम हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। सारे कॉलेज के रफली जो है 800 के आसपास सीट्स है और कंपटीशन भी तो उतना नहीं है ना। आप बताओ यहाँ कंपटीशन कितना है और यहाँ कंपटीशन कितना है? मोटा-मोटा 30 से लेके 50 के स्टूडेंट्स आपके फॉर्म भरेंगे और इसमें से तो आधे बच्चे वो होंगे कौन से वाले? जिनको तो पता ही नहीं है सिलेबस क्या है। बस किसी ने कहा कि एक आईआईएम का होता है, आपको एमबीए करना है 5 साल के बाद आपकी 50 लाख की जॉब लगी। किसी ने आपके मन में भर दिया, बस मैं आके मुँह उठा के चला गया एग्ज़ाम देने। तो कॉम्पिटिशन जो एक्चुअल आपको दिखेगा वो रफली मैं कहना चाहूँगा 8 टू 10,000 बच्चों के बीच में होगा, जो ऑलरेडी अवेयर होंगे अबाउट आईआईएम्स जिनका फ्यूचर का लेकर सारी चीज़ें क्लियर होती है। यही आपका एक्चुअल कॉम्पिटिशन है और इस कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 10% सीट्स तो आपके पास है ही ऑलरेडी। तो ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन आपको दिखा नहीं होगा कि जिसमें टोटल कंपटीशन का 10% सीट्स आपके पास है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बैंक जॉब की, आपको पता है कि अभी एक एसबीआई पीओ करके बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है। इसे कहते हैं मैनेजर, जो कि एसबीआई के अंदर बनता है ये एग्जाम देने के बाद। 2 साल के बाद बनता है, पहले तो प्रोबेशनरी ऑफिसर ही होता है। इसके पता है सीट्स कितने आते हैं बच्चे? इसके सीट्स आते हैं 500, इसके सीट्स आते हैं 600, इसके सीट्स आते हैं 700 तो बहुत रेयर ही आता है, इसी के बीच में रहता है। ये है आपके एक्चुअल ओपनिंग्स, ये है आपके सीट्स। इस सीट्स के लिए कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं एग्ज़ाम के? यहाँ पर कम से कम जो है 8 से 9 लाख बच्चा फॉर्म भरता है इस एग्ज़ाम को लेकर। तो मुझे एक बात बताओ, आप अगर इसमें से मान लेते हैं कि जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे, मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 लाख होते हैं। अच्छा खासा ऑडियंस आता है क्योंकि यहाँ एक ही चीज़ है, वो है ग्रेजुएशन। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करो, आपके पास यहाँ जॉब लग जाएगी। यही चीज़ होती है, ठीक है? अब बताओ अगर ये सीरियस एस्पिरेंट्स की ही बात करता हूँ मैं जो कि 3 लाख है, मान लेते हैं कि 3 ही लाख बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एकदम मतलब फुल कंसंट्रेशन उनका बैंक ही एग्ज़ाम निकालना है। उनका फर्स्ट जो चॉइस है वो है आपका बैंक एग्ज़ाम निकालना, सबसे मेन चॉइस। और सेकंड एग्ज़ाम्पल हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, वो 8 से लेके 10 के स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं आपके आईपी मैट एग्ज़ाम के लिए।
ठीक है? ये भी क्या है, ये एकदम सीरियस बच्चे हैं। मैं फालतू की स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ जिनको बस देना है। इसमें बहुत सारा क्राउड आता है, किसी ने बोला कि अरे वो उसकी फॉर्म आ गई है भर दो। उसने कहा, ताऊ ने कहा, उसके कहा, मासी के बेटे ने कहा, वो बैंक में उसने कह दिया, बस मुझे भरना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, भर देते हैं ऐसे ही, बस भरना है करके, ठीक है? ओके। तो सीरियस एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, 3 लाख है, अगर मैं इसका 10% भी लेता हूँ, तो कितने सीट्स हो जाते हैं भाई? मैं सीरियस एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ। 10% कितने हो जाते हैं 3 लाख के? सर ये होते हैं 30,000। कितने होते हैं? 30,000। क्या आपके पास 30,000 सीट्स है क्या उतनी? नहीं है, बहुत ही रेयर है। मतलब अगर आप ये 1% भी नहीं है, उसका भी कम है। यानी कि मैं कहना चाहूँगा 0.2% सीट्स होता है, एक सीरियस एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन की, ये हालत है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आईपी मैट की बात करूँ, तो आपके पास टॉप कॉलेजेस टोटल सीट्स है 800। इसका मतलब यहाँ पर है 10% जो कि सीट्स जितने बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं उसका 10% सीट्स आपके पास है। यानी कि आपको एक सीट के लिए 10 बच्चा मिलेगा वहां पे। मैं ये कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बात समझ में आई सबको? अगर मैं 8,000 बच्चे सीरियसली पढ़ने वाले हैं तो 10% सीट्स अगर आपके पास है, इसका मतलब एक सीट के लिए 10 बच्चे का कंपटीशन है। बट यहाँ अगर आप देखोगे एक सीट के लिए कितनी कंपटीशन है, आप देखो यार बहुत बड़ा है ये नंबर। मतलब मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। अब ये क्या है, ये यहाँ बहुत सारी ऑडियंस आती है, कहाँ-कहाँ अलग-अलग जगह से आती है बैंक में। तो आपके पास एक प्लस पॉइंट क्या है इसको पढ़ने का, वो ये है कि आप इस दिमाग में एक चीज़ रखो, मुझे केवल 10 बच्चों को जो है वहाँ पर कॉम्पीट करना है, 10 बच्चे होंगे एक सीट के लिए, उसमें से मैं एक होगा। तो आपको सोचना क्या है, आपको बस एक चीज़ सोचनी है, वो ये है कि मैं उन 9 से कैसे बेहतर कर सकता हूँ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? उन 9 बच्चों से मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, बात खत्म। इतनी सी बात ही आपको सोचनी है आपके दिमाग में, अगर आपको आईपी मैट निकालना है तो। वो नहीं सोचना है कि 10,000 कैसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये 8,000 बच्चे वो होंगे जो पूरे इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं, जो है सीरियस एस्पिरेंट। इसमें सारे आ गए, इसमें सारे रिपीटर भी आ गए, इसमें आ गए जो फ्रेशली पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे आ गए। जिन्होंने कहीं न कहीं कोचिंग ले रखी है, कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, सारे मतलब इनका केवल और केवल फर्स्ट प्रेफ़रेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ आईपी मैट है। इन्हीं आपको बच्चों को क्रैक करना है, इन्हीं बच्चों को आपको पीछे धकेलना है। तो एक ही चीज़ आज दिमाग में सेट करके रख लो, वो ये है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 बच्चों को हराना है। बात समझ में आई? अगर मैं वहीं पिछले चीज़ की बात करता हूँ, तो 3 लाख बच्चे यहाँ पर जो है सीरियस है, जो बैंक के लिए पढ़ रहे हैं और पोस्ट कितने हैं दोस्तों? टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रहे थे। मान लो अगर 600 पोस्ट आते हैं, तो ये है 0.2% सीट्स। कितने हैं? 0.2% सीट्स। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन आती है, तो 3 लाख को आप डिवाइड करो 600 से। कितने आएँगे? 1, 2, 1, 2, 6 का जाएगा 5 टाइम्स। इसका मतलब एक सीट्स के लिए यहाँ पर आपको लगभग-लगभग 500 बच्चे दिखेंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है। एक मतलब आपको हर दिन अगर आप आगे जाके सोचते हो कि मुझे बैंक की जॉब देनी है, अगर मैं आज आईपी मैट क्रैक नहीं करता हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, आगे जाके अगर मैं बैंक के एग्ज़ाम के अंदर अगर चला जाऊँगा, तो मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि आपको चूज़ करना है कि मुझे एक सीट के लिए 500 लोगों से भिड़ना है या आज के डेट में एक सीट्स के लिए मुझे 9 लोगों को भिड़ना है। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात समझ में आई सबको? ये है आपका आईपी मैट का रास्ता, ठीक है? और ये है आपका बैंक का रास्ता। इसमें आपके कोई भी एग्ज़ामिनेशन आप ऐड कर लो, एसएससी ऐड कर लो या उसके साथ आप अगर मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, या तो आपको अगर ऐड करना है सीए हो गया, उसके साथ नेक्स्ट आपका जेईई आएगा, उसके साथ मैं ये कह रहा हूँ कि नीट आएगा। देखो दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमारे इंडिया में जो है ना, हमारे इंडिया में प्रोफ़ेशन के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होते हैं। किसके अकॉर्डिंग होते हैं? प्रोफ़ेशन के अकॉर्डिंग। अगर इंजीनियरिंग करनी है तो हमारे पास जेईई वाला एग्जामिनेशन है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो हमारे पास नीट वाला एग्जामिनेशन है। ठीक है, अगर आपको बैंकर बनना है, बैंक में जॉब करनी है, तो आपको
बैंक की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं आईबीपीएस, पीओ वगैरह, वगैरह। अगर आपको एमबीए करना है, तो एमबीए के लिए हमारे पास कैट का एग्ज़ामिनेशन है। अब इसी में एक ऐड ऑन आ गया, वो है आपका आईपीएम प्रोग्राम के लिए आपको देना पड़ेगा आईपी मैट। तो अभी के डेट के अकॉर्डिंग जो है कंपटीशन जो है अभी कम है, ये अच्छी बात है, इसको चूज कर लो, जल्दी से फटाक से एग्जाम निकाल लो और आगे जाके सोचो कि मुझे एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये आपका मैंने क्लियर कर दिया। मैं यहाँ पे अभी तक ये नहीं कहा हूँ कि ये जॉब्स अच्छे नहीं है करके, नहीं, हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जिसको डॉक्टर ही बनना है पहले से, जिसका सपना ही है मुझे डॉक्टर ही बनना है, जो सोचता है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे प्यार है इंजीनियरिंग से, वो डेफिनेटली इंजीनियरिंग करे। जिसको लगता है कि मैं स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकता हूँ, जिसको लगता है कि मैं किसी टीम को मैनेज कर सकता हूँ, अगर मैं मान लो कि एक 7-8 साल का बच्चा, 7 to 8 ईयर्स का बच्चा जो है, वो अपनी स्कूल के टीम को अगर वो हेड कर रहा है, अगर वो वहां पर स्कूल का कैप्टन बना हुआ है, तो क्या बुराई है कि वो आगे जाके 10,000 लोगों की टीम लीड ना करे करके? क्या प्रॉब्लम है? कर सकता है वो डेफिनेटली। क्यों नहीं करेगा दोस्तों? डेफिनेटली कर सकता है वो। तो वो पैशन की जरूरत है। आप ये सोचो कि कौन से पैशन के अंदर आप अपने आप को देखते हो करके। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? ठीक है। तो ये चीज जो है मैंने आपकी यहाँ पर क्लियर करी है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दोनों आपके हाथों में है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट करता है कि आईपी मैट एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है। ओवरऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा एंड उसके साथ ही अपन जल्दी से इस क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, श्योर। चलो दोस्तों, क्या दिए देखो यहाँ पर गिवन क्या है। आप सभी को पता होगा कि टोटल हमारे 3 एग्जामिनेशन होते हैं। जो पहला एग्जामिनेशन होता है वो है आईपीएम प्रोग्राम के अंदर, वो होता है आपका आईपी मैट इंदौर, जिसके लिए सारे बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सेकंड आपका होता है आईपी मैट रोहतक का एग्जामिनेशन एंड तीसरा एग्जामिनेशन आपका होता है वो है जिप मैट का एग्जामिनेशन। इसके लिए कौन सी बॉडीज एग्जाम कंडक्ट करती है? इसके लिए करती है एनटीए, जो कि है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको कंडक्ट करता है आईएम रोहतक, जो अपने खुद के कैंपस के लिए वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। और इसके लिए एग्जाम कंडक्ट करता है वो है आपका आईएम इंदौर। ठीक है। और आईएम इंदौर के थ्रू आपके पास 4 आईएम्स का एडमिशन जाने का मौका मिलता है। ठीक है। यहाँ पर आपको जो है एक ही कॉलेज मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको मिलते हैं 2 कॉलेजेस, जिसमें है आईएम जम्मू और उसके साथ नेक्स्ट है आईएम आपका रहेगा जो कि है शिलोंग, सॉरी, आईएम है बोध गया। क्या है आपका दूसरा? वो है बोध गया। ठीक है, समझ में आया बात? यहाँ पर आपको रहेगा आईएम रोहतक, आईपी मैट रोहतक देने के बाद, आईएम इंदौर देने के बाद, आईपी मैट इंदौर देने के बाद आपको सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है वो है आईएम रोहतक। सेकंड पे आपका आता है आईएम शिलोंग, सॉरी गलत लिखा मैंने, पहला आता है आईएम इंदौर इस एग्जाम के साथ, सेकंड पे आता है आईएम शिलोंग, तीसरे नंबर पे आता है आईएम रांची और नेक्स्ट आता है आपका आईएम अमृतसर। आईएम अमृतसर, अमृतसर सो एंड सो गुड कर रहा है। रोहतक रांची भी अच्छा कर रहा है, इसका भी 18 से लेके 20 का पैकेज है, इसका भी ऑलमोस्ट 26 के लाख के पास पैकेज है, ये भी ऑलमोस्ट 29 से लेके 30 के आसपास पैकेज जो है वो पहुंच रहा है। तो आज के डेट में ये 3 कॉलेजेस सबसे टॉप पे हैं। अगर मैं रांची को भी इंक्लूड कर लूं तो आपके पास ऑलमोस्ट 250 की सीट्स आसपास एडमिशंस पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, इसका पेपर पैटर्न एक बार समझते हैं, क्या पेपर पैटर्न होता है करके। देखो, पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो आईपी मैट रोहतक के एग्जामिनेशन में, अब देखो एक चीज इसमें ये सवाल है, सबसे मेन चीज इसमें क्या आती है सर, वो ये है कि देखो ध्यान देना यहाँ पे, आईपी मैट इंदौर के अंदर 2 सेक्शन आते हैं, क्वांट आता है और सेकंड आता है वर्बल एबिलिटी। बट इसमें कैच क्या है, देखो आपको क्वांट्स के देखने को मिलेंगे 45 क्वेश्चंस, बट इसमें क्या है 15 होता है शॉर्ट आंसर और 15 होता है एमसी 30 होता है टोटल, 30 होता है टोटल एमसीक्यू। क्लियर है? और वर्बल के अंदर अगेन 45 क्वेश्चंस होंगे। एक बात याद रखो, तीनों सेक्शंस में आपको 40 मिनट्स का टाइमिंग मिलता है सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? आई बात समझ में? ओके, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझना, देखो ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितना मिल रहा है? 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिल रहा है 40 मिनट्स, बट वहीं
30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिल रहा है 40 मिनट। तो आपका सबसे मेन टारगेट क्या होना चाहिए, ये 15 क्वेश्चन में सही करके आ जाओ। और यहाँ नेगेटिव करोगे, अगर गलत भी हुआ तब भी आपका कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। अगर यहाँ इन दोनों सेक्शन में गलत करते हो तो -1 कंफर्म कटेगा। ठीक है। आईपी मैट इंदौर का पेपर के अंदर 90 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 120 मिनट का टाइमिंग होगा, 360 इसका टोटल मार्क्स होता है। ठीक है। अब बात करते हैं आईपी मैट रोहतक और जिप मैट के पेपर के बारे में। अब बात करते हैं आईपी मैट रोहतक और जिप मैट के पेपर के बारे में। यहाँ पर आपको दो नहीं 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। एक है आपका सबसे पहले क्वांटिटेटिव एबिलिटी, 40 क्वेश्चंस आएंगे आईपी मैट रोहतक के पेपर के अंदर। यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है तीनों सेक्शन में। सेकंड है लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस, और सबके लिए 40 मिनट का टाइमिंग होता है। आईबी मैट रोहतक भी अच्छा कॉलेज है, 20 के आसपास इसका पैकेज है आज के डेट में, आगे जाके डेफिनेटली और इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है। जिप मैट का पेपर पैटर्न आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, ये था ओवरऑल पेपर पैटर्न। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका वो है सबसे इंपॉर्टेंट आईपी मैट रोहतक के पेपर का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस। अब हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, मैं आपके सामने टोटल 3 साल का डेटा रखा हूँ, 4 साल का डेटा है मोटा मोटा, 4 साल का डेटा हमारे पास है। जितना हम लोग उठा पाए हैं उतना हमने उठाया है, जितना नहीं उठाया जितना छोड़ दीजिए। देखो यहाँ पर अगर मैं सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर की बात करूं, सबसे पहला आता है वो है जिन्हें आपको करना ही करना है, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो है लॉजिकल सीक्वेंस की सीरीज। क्या है? लॉजिकल सीक्वेंस की सीरीज। ठीक है, ये है सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर। नेक्स्ट है आपका कोडिंग अरेंजमेंट। क्या है? नेक्स्ट है आपका कोडिंग अरेंजमेंट, कोडिंग एंड अरेंजमेंट्स एक ही में ऐड कर लो। ठीक है, कोडिंग एंड अरेंजमेंट्स आ गया। तीसरा है आपका वो है ब्लड रिलेशन। क्या है आपका तीसरा? वो है ब्लड रिलेशन। उसके साथ नेक्स्ट है आपका उसके बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट, वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी ये जो चैप्टर है गेम्स एंड टूर्नामेंट, ये कैट से उठाया गया है। इसके ऊपर भी आपको सवाल देखने को मिले हैं, पिछले 3 साल में तो नहीं आए थे, बट यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। क्या है? लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही उसके बाद है डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट, इसके आपको यहाँ पर जो है वो 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये इसका पेपर का पूरा पैटर्न मैंने आपके सामने रखा है। देखो इसके ऊपर 4 क्वेश्चन, यहाँ पर 2023 के अंदर 10 क्वेश्चन आए थे, मतलब एक्सट्रीम पे पहुंचा था ये। ठीक है, उसके बाद है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर जो है वेटेज काफी अच्छा है, यहाँ क्वेश्चंस नहीं आए थे लास्ट ईयर, बट टोटल आपके सामने 21 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग से आए थे। मतलब 2023 का पेपर ऐसा हुआ था 30% जो है वो, सॉरी ऑलमोस्ट 40% पेपर, 40 नहीं 50% पेपर आपका क्रिटिकल रीजनिंग से आया था। तो ये था आईबी मैट रोहतक का पेपर पैटर्न। सब कुछ आपके सामने चैप्टर्स है, कहाँ से कितने आए हैं, क्या आए हैं, सब कुछ मैंने आपके सामने रखा है। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। मैं आपके लिए 5 मिनट का समय देता हूँ, सब कुछ तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। आपको क्लास की पीपीटी तो मिल जाएगी, बट नोट डाउन करना भी आपका काम है, ताकि अपने खुद के नोट्स खुद के ही होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में सबको? क्लियर है पॉइंट? आपने सबने लिख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो वो है आपका जिपमैट का पेपर पैटर्न। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। इसका लॉजिकल रीजनिंग जो है वो मैंने आपके सामने रखा है। केवल और केवल हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। जिपमैट जो कि आपके साथ
दो कॉलेज का ऑप्शन आपको दिखता है। एक है आपका IIM बोध गया और सेकंड है आपका IIM जम्मू, जो रिसेंटली स्टार्ट किए हैं। बोध गया तो अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये रहा आपका ओवरऑल पैटर्न, इसको समझते थोड़ा सा अच्छे से। देखो, लॉजिकल सीक्वेंस एंड सीरीज कोडिंग के ऊपर इन इनपुट आउटपुट, उसके साथ ही इसके ऊपर आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे 23 में। बट वही पेपर पैटर्न अगर लास्ट ईयर बात करें 23 के बारे में, तो आपको यहाँ पर वेटेज दिखाए कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए करके, ठीक है। उसके बाद क्यूब्स हो गया, विजुअल पजल हो गए, इसके 6 क्वेश्चन आए थे। लीनियर के ऊपर 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे और सिलॉक्स के ऊपर 7 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट तो है। क्या है आपका चैप्टर? ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट तो माना जाता ही है, ठीक है। सारे अक्रॉस द पेपर, आप चाहे जिपमैट का ले लो, चाहे आपका आईपी मैट रोहतक ले लो, इसके क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 7 क्वेश्चंस तो केवल आपके सिलॉक्स के ऊपर आए, मतलब 28 नंबर आपको ये देके जाने वाला था, ठीक है। इसका पेपर के अंदर 33 क्वेश्चंस यहाँ पर है। जो कलेक्ट हुआ है उतना हमने रखा है, जो नहीं हुआ हमने छोड़ दिए थे, ठीक है। जो कलेक्ट हमारे पास हुआ था, जो मैंने सामने था, मैंने वो सब कुछ यहाँ पे रखने की कोशिश करी है। हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात करते क्वांट्स के बारे में। ये क्वांट्स का तो आपने चैप्टर क्यों स्टार्ट किया सर? आपको लग रहा होगा कि सर आप क्वांट्स क्यों बता रहे हैं बेसिकली। देखो दोस्तों, क्वांट्स लेने का इसके पीछे का एक रीजन है। क्या रीजन है आपको समझाता हूँ मैं। आपके एक मन में एक सवाल आता होगा हमेशा कि मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर है, एक पर्टिकुलर क्या है, चैप्टर है, मैं इसको छोड़ दूं क्या? क्या मैं इसको एज अ ऑप्शन रख सकता हूं क्या? क्या ये टफ चैप्टर मेरे लिए ऑप्शन में आ सकता है क्या? मैंने कोई टीचर की यूट्यूब पे वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि आप इसको एज अ ऑप्शन लेके चले जाओ। किसी ने कहा आपको इसको एज अ ऑप्शन ले लो, क्या मैं ये चीज कर सकता हूं या नहीं? इसका सवाल का जो जवाब है आज आपको यहाँ पर मिलने वाला है इस क्वांट के पूरे सेक्शन से। इसका पैटर्न ध्यान से समझना। देखो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो दोस्तों, बेसिकली क्या चीज होती है, आप सभी परसेंटेज पढ़ते हो, राइट? यहाँ पर परसेंटेजेस के पिछले 3 साल के अंदर, अब ये जो पेपर है ना, ये है आपका आईपी मैट इंदौर का। जिसमें मैंने केवल, मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से यहाँ पर जी हाँ, कंप्लीट 45 क्वेश्चंस मैंने रखे, ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस है, यानी कि आपके एमसीक्यू के बेस्ड और आपके शॉर्ट आंसर वाले सारे मिला के 45 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अभी, ठीक है। देखना भी, ध्यान सुनना। कौन सा चैप्टर मैं करूं और कौन सा चैप्टर मैं छोड़ूं, इसका सवाल का जवाब है, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि अरिथमेटिक से सवाल लास्ट ईयर बहुत कम आए थे। कितने आए थे देखो अरिथमेटिक से? 4, 2 और 3, मतलब 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। 9 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चन। आप वहीं 2023 का एग्जाम्पल ले लो, कितने क्वेश्चन है दोस्तों? अगर आप 2023 का एग्जाम्पल लेते हो, कितने हैं? देखो 1, 2, 3, ये हो गए 6 और 7, 8, 9 एंड 10। कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? 6 और 4, जो कि 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन टोटल? टोटल क्वेश्चन आपके सामने है 10 क्वेश्चन यहाँ पर है। आगे देखो, वहीं 4 और 4 8, 8 और ये 2 10, 10 और ये 2 हो गए टोटल 12 क्वेश्चन। यानी कि आपके टोटल 45 क्वेश्चंस का कितना, 45 क्वेश्चंस का 45 क्वेश्चंस का कितना है ये वेटेज आपका? ऑलमोस्ट मैं कहना चाहूंगा कि 20 to 30% पेपर जो है वो आपका इसी पे आता है, केवल अरिथमेटिक के ऊपर, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हमें पता था सर। मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट बताओ, आपने यहाँ पे क्यों क्वांट्स की क्लास को आपने छेड़ा है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर ध्यान देना भी सभी लोग। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्या वो यहीं पर है क्या चीज? जी हाँ, बिल्कुल यहीं पर है। देखो, आपने अगर पिछले 2-3 साल का डेटा उठाओगे ना, तो नंबर सिस्टम के ऊपर पिछले 4 सालों में 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं, 22 में क्वेश्चन नहीं, उसके बाद 23 में भी नहीं है। डायरेक्ट आपके 24 के अंदर
नंबर सिस्टम पे ऊपर सवाल आते हैं कितने भाई? सवाल आते हैं 11 क्वेश्चन। ये क्या है आपका? नंबर सिस्टम है। ये क्या है आपका? ये है नंबर सिस्टम। इसके ऊपर आपके सवाल बनते हैं टोटल 11, इन मतलब ऑलमोस्ट 44 मार्क्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या आप यहाँ पर ये रिस्क ले सकते हो क्या कि मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को ऑप्शन रख के जा रहा हूँ? नहीं। आपके पास अगर एक ही ऑप्शन है ना कि मुझे करना तो आईपी में आईटी है, उसके अंदर कोई दूसरा ऑप्शन मत लेकर आओ कि मैं ये चैप्टर को थोड़ा-सा कम पढ़ के जाता हूँ, मैं इस टीचर पे भरोसा रख रहा हूँ। देखो दोस्तों, हम सारे जो एजुकेटर्स आपको पढ़ाता है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो हम भगवान तो नहीं है ना, हम बस बताते हैं कि पिछला डेटा लेकर। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या डेटा बताया, मैंने कहा कि देखो भैया सिंपल सी बात है, आपके सामने पिछले 3 सालों में अगर मान लो मैं आपको 2024 में गाइड कर रहा होता, 25 का डेटा मैंने यहाँ पे नहीं रखा है क्योंकि अभी हम बस केवल 4 साल का डेटा डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में 25 का डेटा लेकर भी बात करते हैं, ठीक है? तो 26 के एग्ज़ाम के लिए मेरे पास क्या-क्या है? एक है 21 का है, 22 का है, 23 का है, 24 का है और 25 का भी है। 5 साल का डेटा मेरे पास है। तो आप यहाँ पर अगर एक चीज़ देखोगे ना, जो बच्चे ये सोच के गया था ना 24 के एग्ज़ाम में कि नंबर सिस्टम में सवाल नहीं आता है, मैं इसको हल्का-हल्का पढ़ लेता हूँ, मोटा-मोटा पढ़ लेता हूँ। हुआ क्या वहाँ जाने के बाद? बहुत ही बड़ी चीज़, आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द पेपर इज़ फ्रॉम नंबर सिस्टम। लो भाई, हो गया, खत्म कहानी। ये होता है एग्ज़ामिनेशन, कॉम्पिटिशन का माहौल होता है, ऐसे चीज़ें चलती है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ ये दिमाग में सेट नहीं करनी है कि इस पे तो सवाल आते ही नहीं है, मैं क्यों करूँ, राइट? अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, रिमाइंडर्स थ्योरम जो चीज़ें होती है ना, उस पे सवाल जो कि 23 में 7 पूछे गए थे, 24 में सवाल नहीं पूछे हैं, 21 में नहीं आया है, 22 के अंदर केवल 3 सवाल आए हैं। उसके बाद आप कह रहे होंगे फैक्टर्स हो गया, फैक्टोरियल डिजिट हो गया, कोई सवाल ही नहीं आता है, इस पे सवाल ही नहीं है ना, ठीक है। आपको लग रहा होगा एचसीएफ, एलसीएम में भी सवाल नहीं आता है, एक ही सवाल आया पिछले 4 साल में। मान लो आपके 26 में जाएँ और 26 के अंदर उसके ऊपर 4 सवाल आ जाएँ। क्या पता ऐसे हो सकता है मे बी, हमें नहीं पता ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, कोई चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसी तरह मैं आपको कहना चाहूँगा, आप प्रोबेबिलिटी का एग्ज़ाम्पल ले लो। देखो मैंने प्रोबेबिलिटी का नाम ले लिया, यहाँ सामने आपके सामने एग्ज़ाम्पल भी उसका है। क्या है एग्ज़ाम्पल? थोड़ा गौर करते हैं। देखो, बड़ा अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, किसे? प्रोबेबिलिटी को। कितने सवाल आए थे प्रोबेबिलिटी के ऊपर? जल्दी से बताओ। 2021 में है 6 क्वेश्चंस, 22 में है 7 क्वेश्चन, 23 में है 10 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आए 25 के अंदर, 24 के अंदर। तो मेरा कहना ये है दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी है चैप्टर जो है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हलवा है, नहीं पूछ सकते क्वेश्चन, बट 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 क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पे? 7 क्वेश्चन आ गए ना टोटल? कितने आ गए सवाल? सवाल कितने आ गए? बताओ। सवाल आ चुके हैं 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे 23 के अंदर। तो बताओ क्या आप ये रिस्क ले सकते हो क्या कि मैं इस चैप्टर को छोड़ के ही जाऊँगा? किसी ने कहा बहुत टफ है। मैंने एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा कोई भी चैप्टर आप ले सकते हो। तो मेरा जो आपको कहने का ये मतलब है दोस्तों, वो यही है कि आपको हर चीज़ को लेकर बहुत सोच समझ के डील करना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट? आई बात समझ सबको? एक बार हाँ या ना बोलो। देखो एक और एग्जांपल आपके सामने है। अलजेब्रा की अगर मैं बात करता हूँ, 4 क्वेश्चंस आए थे लीनियर से, रूट से 2, उसके बाद यहाँ पर फंक्शन से अगेन 4, 10 और 11। अलजेब्रा के केवल 11 क्वेश्चंस आए थे। अगर आप यहीं देखोगे 3, 4, 5, 5 सवाल आपको यहाँ पे दिखे हैं। तो अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि कौन-सा चैप्टर का वेटेज कैसे कब चेंज होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकल कर आती है कि आपको जो पेपर का कंप्लीट जो अंडरस्टैंडिंग रखनी है, वो एक ही चीज़ आपको दिमाग में सेट करनी हो, कौन-सी है? ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर, इट्स इम्पोर्टेंट एंड मुझे फोकस करना है 100% सिलेबस के ऊपर। क्लियर है? ये दिमाग में सेट नहीं करो कि मुझे
ये चैप्टर एज अ ऑप्शन रखना है और ये चैप्टर मुझे सही से नहीं करना है वगैरह वगैरह, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, इसीलिए सब कुछ पढ़ के जाना है। ठीक है, ये हो गया अबाउट द ओरिएंटेशन। अब कुछ चीजें बताऊंगा। जो आपके सामने हमने टाइम टेबल सेट किया है ना, जो आपके सामने हमने टाइम टेबल सेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा-सा और चैप्टर्स की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आपके लिए हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है। उसके साथ ही हम आपको जो है प्रोवाइड करेंगे शीट्स, मटेरियल्स सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, और उसके अलावा जो शेड्यूल हमने बनाया है उसको अपन फॉलो करते हैं। और हम कोशिश करने वाले हैं कि बिफोर बिफोर जनवरी जनवरी 2000 जनवरी 2000 जनवरी 31 जनवरी के पहले-पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टाइम बचता है, वो है फ़ेब का, उसके बाद है मार्च का, उसके बाद है अप्रैल का। बस ये 3 मंथ है, यहाँ पर हम करेंगे केवल प्रैक्टिस, और यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, और यहाँ पर हम करेंगे मॉक्स का वीडियो सॉल्यूशन। क्लियर है? यहाँ पर हम करेंगे मॉक्स का वीडियो सॉल्यूशन। आई बात समझ में सबको? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं हमारे अगले ही सेशन के अंदर। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।